कि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसके अंदर हम इसका थोड़ा सा बेसिक करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो होंगे बेसिक के, और आज हम पढ़ेंगे वर्त के बारे में। ठीक है, वर्त क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वर्त क्या होता है। आपको एक ये गोल आकृति दिख रही है, इसमें ये केंद्र होता है बीच वाला। अब इसको बनाते कैसे हैं, जो आपके प्रकार होता है ना, इस तरह का प्रकार, इस प्रकार की सहायता से इसको बनाते हैं। ठीक है ना, और जहाँ पर प्रकार की नोक रख के इसको पूरा बनाते हैं तो वो होता है उसका केंद्र। ठीक है, और ये जो होती है गोल, इसे बोलते हैं परिधि, यानी इसे वर्त की परिधि बोलते हैं, और ओ है इसका केंद्र। ठीक है, अब अगली है वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या क्या होती है, ये वर्त हो गया, और ये केंद्र हो गया, और ये परिधि हो गई। तो यहाँ पे केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या है यहाँ पर, केंद्र से, ये केंद्र से यहाँ से परिधि को मिलाने वाली, यहाँ से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। अब आप बोलोगे सर ये व्यास क्या है, तो व्यास अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो त्रिज्या होती है ना, वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या का जो सूत्र हो जाएगा कि अगर आपको व्यास दे रखा है और त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास बटा 2। यहाँ पे जो त्रिज्या है वो ओ ए है। आगे देखो, वर्त का व्यास। वर्त का व्यास ऐसी रेखा जो वर्त को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। ऐसी रेखा जो वर्त को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, यानी ये जो ए बी है, ये वर्त को बराबर 2 भागों में विभाजित कर रही है ना, आधा ये आधा ये, तो इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 इंटू त्रिज्या। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि ये हो गई, केंद्र से परिधि ये हो गई, यानी 1 और 1 2 त्रिज्या हो गई, यानी एक व्यास में 2 त्रिज्या हो गई। तो व्यास में 2 इंटू त्रिज्या हो गई, एक व्यास में 2 त्रिज्या हो गई। और अगर आपको त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास की आधी तो होगी ना, यानी व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, और ये भी आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो यहाँ पे है। अब है वर्त की जीवा। देखो, जीवा ए बी है यहाँ पर, ये ए और बी। कैसे याद रखना है कि जो वर्त की परिधि से किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, यानी जो जीवा होती है वो वर्त की परिधि पे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, कहीं पे भी मिला सकती है। इस तरह से ये भी जो व्यास होती है वो भी जीवा होती है, क्योंकि ये भी वर्त की परिधि से मिल रही है 2 बिंदु से, कहीं पे भी मिल सकती है। इस पर होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, बाहर चली जाती है तो वो छेदक रेखा हो जाती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो व्यास होती है, ये आपको याद रखना है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है। समझ में आ गया होगा, वर्त की त्रिज्या, वर्त का व्यास और वर्त की जीवा। अगर आपको बोल दिया जाए कि वर्त का क्षेत्रफल निकालो, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी मैं बताऊंगा पाई के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वर्त की परिधि निकालनी हो तो उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। बस आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। जो भी मैं इस वीडियो में जो सूत्र बता रहा हूँ वो होना चाहिए। एक तो ये वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, उसके बाद होता है चाप की लंबाई। चाप क्या होता है, जैसे हम प्रकार से ये पूरा वर्त बनाते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे बोलते हैं ना, प्रकार की सहायता से चाप काटा, तो यहाँ पे रख के जैसे हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ये चाप हो गया एक तरह का। तो ए बी सी ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो थीटा कोण वाले यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, मान लीजिए कुछ भी बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत के चाप की लंबाई, यानी अगर आपको ये चाप की लंबाई निकालनी हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 त्रिज्या आपस में मिल रही है। यहाँ पे परिधि पे ये देखो थीटा बीच में बन रहा है, कोण बन रहा है, तो उसका सूत्र है कि कितने डिग्री थीटा, यानी कितने डिग्री थीटा बन रहा है 360 में से, इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना, तो परिधि का कितना अंश यहाँ पे बन रहा है, परिधि हो गई पूरी, उतना उसका कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पे,
तो वो होता है चाप की लंबाई। अब होता है अर्धवर्त, आधा वर्त, इस तरह का। अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, और पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्धवर्त का आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, देखो पूरी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, पूरी परिधि 2 पाई आर होती है। तो हमें तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना ना, यानी ये वर्त होता है पूरा और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। तो ये 1 पाई आर और 1 पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई पाई आर, और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो 2 आर त्रिज्या हो गई। या इसे हम पूरे को क्या बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं ना, डी। तो पाई आर प्लस डी, आपको सूत्र याद रखने हैं। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये किसका होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको यहाँ पे बोल दे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है यहाँ पर √3/4 और भुजा स्क्वायर। ये सूत्र होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का। ये काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ पाई का मान। अब पाई का मान थोड़ा सा याद रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है कि पाई क्या होता है। तो एक वर्त के अनुदिश एक बार चलने में तय गई दूरी, उसका परिमाप, जिसे हम परिधि कहते हैं। अभी हमने सीखा था परिधि पूरी गोलाई होती है। हम ये भी जानते हैं कि वर्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, यानी वर्त की जो परिधि होती है और व्यास, उनके साथ एक अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है, जिसे हम पाई कहते हैं। इन दोनों का अंतर होता है जिसे हम पाई मानते हैं, यानी परिधि और व्यास का जो अंतर अनुपात होता है, अंतर नहीं अनुपात, परिधि बटा व्यास, उसे हम पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, परिधि बराबर पाई इंटू व्यास, और व्यास क्या होता है, 2 आर होता है ना, तो यहाँ से आया है परिधि का सूत्र 2 पाई आर। वर्त की परिधि का सूत्र ये यहाँ से आ गया। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महान गणितज्ञ जो भारतीय थे, एक गणितज्ञ थे जो भारतीय थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का एक सन्निकट मान दिया था। उन्होंने कहा कि पाई बराबर ये जो मान दे रखा है वो होता है जो लगभग 3.1416 के बराबर होता है, 3.1416 के बराबर होता है। जब इनको भाग देंगे तो लगभग इतना आएगा। ठीक है। परंतु व्यावहारिक कार्यों के लिए हम प्राय ये मान लेते हैं कि लगभग 22/7 है। ध्यान रखना है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, इसको हम मानते हैं। क्यों मानते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, या 3.14, क्योंकि जो पाई का रियल मान होता है ना, वो ये होता है 3.1416। आर्यभट्ट ने ये नहीं बताया कि 22/7 होता है, नहीं, ये नहीं बताया था उन्होंने। तो पाई का मान तो ये बताया था, तो सर ये कैसे आया यहाँ पे, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जब इसको सरल किया तो ये आया था 3.1416। तो हम ज़्यादातर क्या मानते हैं, 3.14 मानते हैं। तो अब हम 22/7 क्यों ले रहे हैं, हमें मानना है 3.14। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट में निकाल के ये बताया कि 3.1416 होता है। तो हम ज़्यादातर 2 अंक तक लेते हैं, यानी 3.14 तक लेते हैं। तो 22/7 है, यानी जब हम 22 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, 1 भाग नहीं जा रहा, पॉइंट 0, 7 एकम 7, फिर 3 बचे, उतारा 0, 7 चौक 28, यानी उसके बाद 28, पीछे 2 बचे, 0, 7 दूनी 14। ठीक है ना। तो हम जब हमें पता है कि हम पाई का मान 2 अंक तक लेते हैं, तो उन्होंने तो बताया था 3.1416 आगे होता है जब इसको सरल करेंगे, लेकिन जब 22/7 में हम भाग देते तो 3.142 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें निकालना है, मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमें तो ये लेना है। तो जब 22/7 यानी 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 22/7 लेते हैं। ये लेकर आने के लिए, क्या लेकर आने के लिए, 3.14। ठीक है ना, इसलिए 22/7 लेते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।